नमस्कार दोस्तों। आज 15 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है SC टू हियर तेलंगाना's अपील अगेंस्ट गवर्नर। तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ एक अपील की है और इसे सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च को सुनेगी, है ना। दरअसल क्या है कि राज्यपाल एक तरीके से केंद्र का एजेंट कहा जाता है, या जो भी कह लें। राज्यपाल की कई शक्तियां हैं। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह जो बिल पास किया जाता है विधानसभा से उस पर अनुमति दे दें। यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उन्होंने अनुमति देना ही बंद कर दिया है। कई ऐसे बिल हैं, कई ऐसे विधेयक हैं जिनमें अनुमति दिया ही नहीं है और वो कानून नहीं बन पाया है। इसी को लेके यहाँ पे देखिए कि गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन फॉर क्रिएटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पल्स, गतिरोध, है ना, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न कर रही हैं, है ना। उसी पे बात किया जा रहा है। मिस्टर दवे यहाँ पे है कि सिंस सितंबर 14 से एक पेंडिंग है बिल्स और उसको उन्होंने अनुमति दी ही नहीं। तो इसी पे दिक्कतें हैं और इसी के लिए मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। आपको मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे आप गवर्नर के लिए आर्टिकल्स देख लेंगे और गवर्नर की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, और क्या प्रिविलेज होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इनको आप जाके देख लेंगे और एक आधे पेज में ज़रूर लिख लेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने कहा भी है डिक्लेयर दैट द इनएक्शन, मतलब इन्होंने कहा है कि आप ये अवैध है और इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, और मतलब ये कहिए कि वो अपना काम करने को निर्देश दीजिए। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हर एक मुद्दे के लिए जाना कितना उचित है या अनुचित है, न्यायिक सक्रियता या न्यायिक हस्तक्षेप कार्यपालिका के क्षेत्र में कितना बढ़े, यह उचित है या अनुचित है, ये तो विवाद का विषय, ये मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। पर इसे अभी आप गवर्नर को देख लें, गवर्नर से संबंधित हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगला जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 5 से, और ये आपने देखा होगा कि जो अभी एलिफेंट विस्परर्स जो हैं वो उन्होंने ऑस्कर प्राइज जीता है, और मद्रास हाईकोर्ट का कनेक्शन क्या है, किस तरीके से है, इस अम्मू जो हाथी का नाम है उससे किस तरीके का कनेक्शन है। दरअसल ये हाथी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में बिछड़ गया था अपने परिवार से, और जो ये इनको मतलब जो वन विभाग के कर्मचारी उनको मिला, उन्होंने कई बार का प्रयास किया कि ये रीयूनाइट हो जाए, अपने परिवार से मिल जाए, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया है। उसी पे कई केस चले हैं और उसके संरक्षण की बात हाईकोर्ट ने करी है, उसी पे बात की गई है। तो खैर ये कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ एक मसला ये है कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में, साथ ही साथ मैंने कल भी कहा था कि हाथी परियोजना, है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, किस तरीके से चलाया गया था, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो मे भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है। अगला जो टॉपिक है या अगला जो न्यूज़ है हमने लिया है सऊदी ईरानियन नॉर्मलाइजेशन चैलेंजेज इन वेस्ट एशिया। सऊदी अरब और ईरान के बीच में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और इसकी मध्यस्थता करी है चीन ने। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब और ईरान, पाकिस्तान ये अपने आप को मुस्लिम देशों के नेता के रूप में उभारना चाहते हैं, और एक है तुर्की है और एक मलेशिया है। ये कुछ देश हैं जो पूरे मुस्लिम जगत के नसीहा के रूप में या नेता के रूप में अपने आप को पेश करते आए हैं, और इन दोनों के बीच में, ईरान और सऊदी अरब के बीच में काफ़ी दुश्मनी भरा रवैया रहा है। सीरिया और अमन के बीच मतलब एक तरीके से छद्म युद्ध लड़ते रहे हैं ये, और इनके बीच में समझौता कराने के लिए चीन आगे आया है। और इसी पे चीन का क्या महत्व है और चीन का इनके लिए क्या महत्व है, अमेरिका को क्यों छोड़ दिया गया यहाँ पे, या अमेरिका की शक्ति कम हो रही है, इसी पे पूरा का पूरा लेख है। आप इससे एक अच्छे से समझ में आएंगे। उसके बाद भारत का, आप उसके बाद ये देखेंगे कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है इसमें,
इसे आप थोड़ा सा सोचेंगे। यहाँ पे जो लिखा है उसे आप थोड़ा सा मतलब एक तो ईरान सऊदी के बीच में क्या दुश्मनी है ये लिख लेंगे। अब जो रिश्ते जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ आएंगे। The agreement also reinstate two previous accords, one of security cooperation signed in 2001। 2001 में सुरक्षा से संबंधित या रक्षा सहयोग के लिए किया गया था, और एक अदर हुआ था बैक 1998 में, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल टाइज हुआ था, है ना। तो इन दोनों का कुछ चला नहीं, और अब ये जाके मार्च 10 2023 में ये मतलब एक साइन हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ चीन का क्या यहाँ पे रोल है वो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इट हैज सब्सिडियल एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टाइज विथ वेस्ट एशिया, चाइना का, है ना। और चीन का क्या वो इनके लिए महत्व है, मतलब इनके लिए क्या महत्व है, तो इनके लिए महत्व ये है कि चीन जो है एक बहुत बड़ा खरीदार है अभी भी कच्चे तेल का, और ये जानते हैं कि ये दोनों देश कच्चे तेल के निर्यातक हैं। तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। अब यहाँ पे एक और न्यूज है सेम सेक्स मैरिज का, है ना, समलिंगी विवाह के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन कर दिया गया है। उसी पे यहाँ पे चर्चा की गई है कि कोर्ट में जो भारत सरकार है उसने विरोध किया, उसके कई कारण हैं। उसके कई कारण ये हैं कि इसको किस तरीके से माना जाएगा, सामाजिक रूप से ये कैसे स्वीकार होगा, धार्मिक रूप से कैसे स्वीकार होगा, उत्तराधिकार के कानून कैसे होंगे, है ना, किस प्रकार से गोद लेने की बात होगी। तो इसी पे पूरी की पूरी बात की गई है। तो खैर अब संवैधानिक पीठ के उसमें चला गया है, तो हम उसको देखेंगे, उसका निर्णय क्या आता है, देन महत्वपूर्ण हो जाएगा, नहीं तो कोई अभी महत्व नहीं है इसका, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट आर इंडियाज इमीडिएट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ आंकड़ों का खेल है और कुछ भी नहीं है, तो इसे छोड़ भी दें तो अच्छी बात है। यदि कोई टेक्निकल या कॉन्सेप्ट बेस होता तो हम इस पे बात करते, पर सी रंगराजन का था तो कुछ वो आंकड़े दिए हुए हैं जो हमें मतलब नहीं बनते, यूपीएससी के हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता, तो इसे आप छोड़ दें। अगली न्यूज है व्हाई इज व्हाट्सएप थ्रेटनिंग टू लीव यूके, है ना। यूके छोड़ने का मतलब ये एक तरीके से व्हाट्सएप यूके क्यों छोड़ना चाह रहा है या क्यों छोड़ देगा, वहाँ पे एक बिल आ रहा है। क्या बिल है? ऑनलाइन सेफ्टी बिल। अब ऑनलाइन सेफ्टी बिल क्या करेगा? हम जानते हैं कि जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे चलता है, मतलब जिस व्यक्ति ने किसी को मैसेज भेजा और जिस व्यक्ति के पास मैसेज गया, ये दोनों ही पढ़ सकते हैं, बाकी कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। इवन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी नहीं पढ़ सकता। ये व्हाट्सएप की तरफ से कहा जाता है। पर इसमें क्या है कि यदि ये बिल आता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहा गया है कि इंक्लूडिंग प्राइवेट मैसेजिंग, यहाँ पे कहा गया OSB which empowers that British telecommunication regulator the office of communication to issue notice most kind of internet service provider including private messaging apps and search engine to identify and take down terrorism content that is communicated publicly and child sex exploitation and abuse content that is communicated publicly or privately, है ना। तो इस तरीके के जो कंटेंट होंगे इनको रोकने की बात की जा रही है। अब व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते या खुद ही नहीं कर पाते हैं, हमको खुद ही नहीं पता होता है, तो हम कैसे रोक लेंगे, है ना। इसी पे पूरी बात की गई। अब इंडिया का इसमें या इंडिया के लिए, इंडिया के साथ इसका क्या रिश्ता है या इंडिया ने क्या ऐसा किया है। भारत ने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 किया है, जिसमें कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विथ मोर
than 5 million users in India enabled to identification the first originator, है ना, कि किसने पहली बार मैसेज भेजा, इसको पहचानना आपको पड़ेगा और इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दो देश हैं, इंडिया है और यूके है। इंडिया ने भी उसी तरीके का रूल अपनाया है लगभग, और यूके ने भी उसी तरीके, पर यूके को व्हाट्सएप धमकी दे रहा है कि हम चले जाएंगे, सिग्नल ने कहा तो 100% चले जाएंगे, लेकिन इंडिया से वो नहीं जा पा रहे हैं। क्या कारण है? कारण है यहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन इतनी बड़ी मात्रा में यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज मेनली बिकॉज इंडिया विथ 487.5 million WhatsApp users is home to 22% of the platform, 2.24 बिलियन यूजर्स में 487 मिलियन यूजर्स भारत के हैं। तो अब यहाँ पे समझिए, उसके बाद व्हाट्सएप पेनिट्रेशन रेट इन इंडिया इज ओवर 97%, वाइल इन द यूके इट इज अबाउट 75%। मोरएवर द यूके इज विथ 40 मिलियन यूजर्स, अकाउंट ऑफ लिटिल लेस देन 2% ऑफ ग्लोबल यूजर्स, है ना। तो 2% को तो हम छोड़ सकते हैं, पर 22% को छोड़ना मुश्किल होता है। इसी पे यही बात है कि वहाँ पे OS भी बनाया जा रहा है, तो वहाँ से व्हाट्सएप छोड़ सकता है, पर भारत से छोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि भारत का प्रभाव एक पॉपुलेशन के कारण ही है, मतलब जनसंख्या एक ताकत भी है, ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या सिर्फ कमजोरी नहीं है, एक ताकत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या के लाभांश है। हम इसका उपयोग कर पाएंगे, यदि स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे तो हम इसका उपयोग कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं, और ये नहीं है, इसके बाद जो है हमारा एक न्यूज़ यहीं पे है, हम लोगों ने छोड़ दिया है। वाई डू लैंडफिल्स कैच फायर ड्यूरिंग समर्स, है ना। आपने देखा होगा कोची में एक लैंडफिल साइट है और उसमें आग लग गई थी और काफ़ी नुकसान हुआ है, या पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से नुकसान होता है, क्या हमारे पास रिसाइकिल के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना, और क्या जो म्यूनसिपैलिटी जो कचरा उठाते हैं उनका सही वितरण होता है या सही तरीके से उनकी छटाई होती है। इस तरीके की चीज़ें की बात की गई है। यदि आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और क्या परमानेंट, इज़ देयर ए परमानेंट सॉल्यूशन, क्या परमानेंट सॉल्यूशन, इसे आप पढ़ लेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, RBI हैज़ परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन रुपीज़, है ना। RBI ने परमिट दे दिया है बैंक फ्रॉम 18 देशों के साथ ट्रेड, रुपी में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये दरअसल बैंक फ्रॉम 18 कंट्रीज हैव बीन परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन अ स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट, है ना, स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट फॉर सेटलिंग पेमेंट इन इंडियन रुपी। अभी आपने देखा होगा कि रसिया ने यूक्रेन जो इन्वेजन किया, रसिया यूक्रेन युद्ध है, उसके बाद एक वोस्त्रो अकाउंट बनाया गया है जो रसिया का मेनली है, जिसके कारण रसिया और भारत के बीच में व्यापार हो रहा है, और रसिया ने स्वीकार किया कि रुपी में हम भर, उसी पे बात की गई है। तो एक तरीके से वैश्विक मान्यता के रूप में रुपये को देख सकते हैं, और इसे पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा समझ पाएंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है ऑस्ट्रेलिया टू बाय US न्यूक्लियर सबमरीन अंडर ऑकस, है ना। पेज नंबर 13 पे है, तो 13 पे चलते हैं हम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया टू बाय US न्यूक्लियर सबमरीन अंडर ऑकस। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और US, है ना। ऑस्ट्रेलिया, यूके और US के बीच में समझौता है, जिसके तहत अमेरिका परमाणु पनडुब्बियां किसको देगा, तो ऑस्ट्रेलिया को देगा। और इसी पे देखिए, चाइना सेज ऑकस डील गोइंग डाउन द रॉन्ग एंड डेंजरस पैथ,
मतलब चीन ने एकदम से सीधे सीधे धमकी के लिहाज से कहा है कि ये गलत है या इस तरीके की बातें हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महादेश कह लें या देश है, जिसके चारों तरफ चीन छोटे छोटे जो द्वीप हैं उन पर एक तरीके से अधिकार जमाता जा रहा है, या एक तरीके से ये कहें कि उनसे संबंध बहुत बढ़ाता जा रहा है, अपने सैन्य जो ठिकाने हैं वो स्थापित करता जा रहा है। इसी के जवाब में ये समझौता हुआ है और अमेरिका ने कहा है कि 5 परमाणु पनडुब्बियां वो ऑस्ट्रेलिया को देगा। तो इसी पे बात की गई है ना। आप साउथ चाइना सी देख लेंगे एक बार। साउथ चाइना सी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को आप देख लेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ है और इसके साथ साथ किन किन द्वीपों में चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाया है, इसके बारे में देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है WPI इन्फ्लेशन इजेज टू 3.8%, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो बास्केट होता है, उस बास्केट को आप देखेंगे कहाँ से मिलेगा आपको, इकोनॉमी सर्वे से, ठीक है। तो इस बास्केट में किनकी वैल्यू कितनी होती है, बास्केट में कौन कौन से गुड्स होते हैं, क्या सेवाएं भी होती हैं इसमें शामिल, तो ये आप देखेंगे। और इसको आप इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। महंगाई दर कम हुआ है, माइनस में नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक रेट है ना। तो वो आप देख लेंगे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब टू बी अनाउंस्ड इन ए फ्यू वीक्स, है ना। The first semiconductor fab will be announced in a few weeks and India is poised for a vibrant chip industry in the next 3-4 years back, है ना। तो हमने अभी देखा है कि सेमीकंडक्टर जो कि विश्व के कोई भी वस्तु ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, उसमें चिप की आवश्यकता या सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए हम विदेशों से निर्भर हैं। यदि भारत इसमें आत्मनिर्भर बनता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और हमारे आयात का बिल कम होगा और एक तरीके से हम आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और है, इंडिया सेट टू प्लान न्यू सिक्योरिटी टेस्टिंग फॉर स्मार्टफोन। आपने देखा होगा कि अभी कई रेडमी के दफ्तरों में छापे पड़े थे और जब भी किसी देश को आयात में कमी करनी होती है या कुछ ऐसे ऐप्स को या ऐसे जैसे गूगल को अभी लगाया था कि आपने माइक्रोसॉफ्ट गूगल दोनों को कि आप जो फ़ोन बनते हैं उनमें पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड ऐप दे देते हैं ताकि लोगों को अपने चॉइस से डाउनलोड करने का मौका नहीं मिले, आप उसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, है ना। उसी को लेके या इस तरीके की चीज़ें जब कोई भी सरकारें करती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो उन कंपनियों को हतोत्साहित करना चाहती हैं जिनसे उन्हें फ़ोन नहीं खरीदवाना या उनके फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग को कम करवाना है, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए इस तरीके की ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इस तरीके के चीज़ों को करते हैं। अब नॉन टैरिफ बैरियर इंपोर्ट में लगता है, पर घरेलू स्तर पे यदि कोई विदेशी कंपनी बना रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन टाइट कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि घरेलू कंपनियों को भी मौका, या उन कंपनियों को जो एनिमी नहीं है देश, जिन देश मतलब जो हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, उन देशों की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।